हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे आर्टिकल्स। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल्स की पूरी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आज की क्लास में आपको मिलेगी। ये बहुत ही डिटेल्ड क्लास है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना है हमको। आर्टिकल सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम अच्छी इंग्लिश लिखना या बोलना चाहते हैं तो। साथ ही अगर हम किसी कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमको आर्टिकल्स के बारे में ज़रूरी सारी इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पहली बात जो बताई जा रही है आर्टिकल्स के बारे में वो ये कि द वर्ड्स ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन और द को ही आर्टिकल्स कहते हैं। तो देयर आर टू आर्टिकल्स, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। ए और एन एक आर्टिकल है एंड द दूसरा आर्टिकल है। अब हम ये समझते हैं कि ए और एन का असल में क्या मीनिंग है, कब यूज करना चाहिए और द को कब यूज करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ए और एन इज कॉल्ड द इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मीनिंग होता है अनिश्चित। तो अनिश्चित आर्टिकल यानी इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं ए और एन को, यहाँ रीजन लिखा है बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इनडेफिनेट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। यानी जब हम किसी आदमी या चीज के बारे में बात करते हैं जो, तो हम जब कोई निश्चित, किसी निश्चित आदमी के बारे में या किसी निश्चित चीज के बारे में बात नहीं करते, तब हमको ए एन का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है अ टीचर, दैट इज एनी टीचर। तो अ टीचर बोलने से कोई भी टीचर हो सकता है। लेकिन द देखिए क्या है, तो यहाँ द के बारे में लिखा है कि द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। क्यों डेफिनेट आर्टिकल्स को कहते हैं? बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। क्योंकि द जब हम यूज करते हैं तो ये किसी विशेष, किसी खास आदमी या चीज के बारे में हमको बताता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल है, ही सॉ द टीचर, उसने टीचर को देखा। मीनिंग सम पर्टिकुलर टीचर, यानी किसी एक खास टीचर के बारे में कहा जा रहा है, उसने टीचर को देखा। तो अ टीचर बोलने से दुनिया का कोई भी टीचर हो सकता है। द टीचर बोलने से वो टीचर होगा जिसके बारे में बात की जा रही है, एक विशेष या एक खास टीचर होगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। तो इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन का इस्तेमाल हमको कब करना चाहिए? तो अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, और अगर वो सिंगुलर है यानी एक वचन में है, तो उसके पहले हमको इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अ बॉल, एन ऑरेंज, अ वुमन, एटसेट्रा। और डेफिनेट आर्टिकल की कब यूज होगा? तो यहाँ लिखा है द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, सबके साथ आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, द पेन, द पेन्स या द मिल्क। अब हम अगर देखें ए और एन के बारे में कि हमको ए और एन कब कब इस्तेमाल करना चाहिए, तो यहाँ लिखा है द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमिन्ड बाय साउंड। हम सबको याद रखना चाहिए कि इंग्लिश में जो रूल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, वो साउंड बेस्ड होते हैं, यानी ध्वनि के ऊपर आधारित होते हैं। क्या कानों को सुनाई पड़ता है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा रूल कहां पर लगेगा। तो प्रोनाउंसिएशन के रूल और ग्रामर के रूल्स भी बहुत सारे साउंड से डिटरमिन होते हैं कि क्या रूल वहां पर लगना चाहिए। वही बात यहां बताई जा रही है कि द चॉइस बिटवीन ए और एन, ए एंड एन, इज डिटरमिन्ड बाय साउंड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वावल, जिसको वावल बोलते हैं हम, असल में उसका उच्चारण है वावल। तो बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वावल साउंड एन इज यूज्ड। यानी अगर कोई वर्ड किसी वावल से शुरू हो रहा है, उसके पहले हमको एन लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे एन एलिफेंट, तो एलिफेंट का ई एक वावल है। उसके बाद एन इंक पैड, इंक पैड का आई एक वावल है, इसलिए एन लग रहा है इनके साथ। एन ऑरेंज में ऑरेंज का ओ एक वावल है, इसलिए उसके पहले एन लग रहा है। एन आवर, ये शुरू तो एच से हो रहा है लेकिन एच साइलेंट है, इसीलिए ओ का साउंड आवर ऐसे साउंड आ रहा है, इसीलिए एन लगेगा यहाँ पर। एन ऑनेस्ट मैन, इसमें भी एच साइलेंट है, इसलिए इसको वावल साउंड से शुरू हुआ माना जाएगा। एंड एन एयर, एच ई आई आर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, और इसमें एच साइलेंट होता है, इसीलिए इन सारे वर्ड्स के पहले एन का इस्तेमाल हुआ है साउंड के कारण, क्योंकि साउंड जो है इनका वो वावल का आ रहा है। अच्छा, यहाँ लिखा है द वर्ड्स ऑनेस्ट, जो अभी हमने यूज किया, आवर, ऑनेस्ट एंड एयर, तो यही वही बात यहाँ बताई जा रही है कि द वर्ड्स ऑनेस्ट, आवर, एयर बिगिन विद अ वावल साउंड as the initial consonant h is not pronounced। इन सारे वर्ड्स में ऑनेस्ट, आवर एंड एड में h साइलेंट है, जो कि मैं आपको अभी बता रहा था, इसीलिए ये सब के सब एक वावल साउंड से शुरू होते हैं बोलने के समय, इसीलिए इनके पहले एन लगा है, ए का इस्तेमाल नहीं हुआ।
अच्छा आप देखिए क्या बताया जा रहा है, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड। और कोई वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो उसके पहले हमको ए लगाना चाहिए। जैसे यहां पर कुछ है कि उसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि जैसे अ बॉय या अ गर्ल, अ डियर, अ वुमन, अ हॉर्स एटसेट्रा। तो सारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले नाउन्स के पहले हमको ए लगाना चाहिए अगर वो एक है संख्या में तो। ऑल्सो अब देखिए यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, जो साउंड वाली बात थी वो यहाँ पर और ज्यादा क्लियर होगी। लिखा है ऑल्सो अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूरोपियन, अ यूनिकॉर्न, अ यूजफुल आर्टिकल एटसेट्रा। अब ये सारे वर्ड्स जो यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन, यूनिकॉर्न, यूजफुल, ये सारे वर्ड्स वावल से शुरू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पहले एन नहीं लगा, सबके पहले ए लगा हुआ है। ऐसा क्यों है, वो तो रीजन यहां बताया जा रहा है। बिकॉज ऑल्दो दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं यूनिकॉर्न, यूनिवर्सिटी, ये सारे यूरोपियन, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये दे बिगिन विद अ वावल, ये शुरू तो वावल से हो रहे हैं। बट दीज वावल्स हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड दैट ऑफ यू। अगर आप ध्यान से इन वर्ड्स का उच्चारण समझने की कोशिश करेंगे, सुनने की, तो यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है। यू में य का साउंड है जो वाई से बनता है। वाई एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इन वर्ड्स को, क्योंकि इंग्लिश में जो रूल्स हैं वो साउंड बेस्ड है, ध्वनि के ऊपर आधारित है, तो इन वर्ड्स की शुरुआत में वावल होते हुए भी एक कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसीलिए इनके पहले ए का इस्तेमाल हुआ है, एन का नहीं। सिमिलरली यहां नीचे लिखा है, सिमिलरली उसी तरीके से वी से अ $1 कॉइन, सच वन आइड मैन एटसेट्रा, बिकॉज द वर्ड वंस। अब देखिए वन की स्पेलिंग तो ओ से शुरू हो रहा है, वन की जो स्पेलिंग है, तो ओ जो एक वावल है तो एन लगना चाहिए, लेकिन जो साउंड आ रहा है इन वर्ड्स का वही बात यहां बताई जा रही है। बिकॉज द वर्ड वन बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ डब्ल्यू। तो वन में अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यू का साउंड आता है शुरू में, डब्ल्यू से व बनता है, डब्ल्यू एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इन सारे वर्ड्स को भी कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ माना जा रहा है, और इसीलिए इनके पहले ए का इस्तेमाल हुआ है। अब हम सीखेंगे यूजेज कि हमको ये इन आर्टिकल्स को कब कब यूज करना चाहिए। तो डेफिनेट आर्टिकल से शुरू करते हैं। तो यहां लिखा है यूजेज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, और यहां पर सारे यूजेज एक एक करके बताए गए। तो यहां है द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड, और ये यूज नंबर 1 है, when we talk about a particular person or thing। जब किसी भी एक खास या विशेष आदमी या चीज के बारे में बताते हैं तो हमको डेफिनेट आर्टिकल का यानी द का इस्तेमाल करना चाहिए। और वन ऑलरेडी रिफर्ड टू, दैट इज व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट व्हिच वन वी मीन। कई बार क्या होता है ना कि दो लोग किसी के चीज या किसी आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उन्होंने पहले भी उसके बारे में बात की हुई होती है, इसीलिए जब दोबारा उसके बारे में बात करते हैं तो भी वो एक खास या विशेष चीज के बारे में बात करते हैं। तो ऐसी हालत में भी उस नाउन के पहले जो कि एक खास या विशेष नाउन है उसके पहले द का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहां पर कहा जा रहा है कि द फोन यू वॉन्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। तो यहां ब्रैकेट में समझने के लिए लिखा गया विच फोन, द वन यू वांट, कि जो फोन आपको चाहिए, यानी यहां पर एक खास फोन की बात हो रही है, इसीलिए द लगा है फोन के पहले। एग्जाम्पल नंबर बी में अगर आप देखेंगे तो यहां कह रहा है लेट्स गो टू द पार्क। अब ये पार्क कौन सा है, ये बोलने वाले और सुनने वाले को मालूम है कि किस पार्क की बात हो रही है, क्योंकि वहां वो लोग अक्सर जाते होंगे, इसीलिए तो। और समझने के लिए ब्रैकेट में लिखा गया द पार्क इन दिस सिटी, कि शहर में जो पार्क है उसके बारे में बात कर लो कि चलो पार्क में चलते हैं। तो उनको मालूम है कि कौन सा पार्क है, पहले भी उसमें जा चुके होंगे, उसके बारे में बात कर चुके हैं, तो एक विशेष पार्क की बात हो रही है, इसलिए उसके पहले द लगा, द पार्क का इस्तेमाल हुआ है। नंबर सी है एग्जाम्पल, द बॉय येल्ड, बच्चा चिल्लाया। तो कौन सा बच्चा, द बॉय ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, यानी जिस बच्चे के बारे में वो बात कर रहे हैं उसके बारे में पहले से उनकी बातचीत हो चुकी है, वो जानते हैं कि किस बच्चे की बात हो रही है। तो एक विशेष या खास बच्चे की बात हो रही है, इसलिए उसके पहले द का इस्तेमाल हुआ। तो ये डेफिनेट आर्टिकल का पहला यूज है। दूसरा यूज है कि when a singular noun is meant to represent a whole class, जब एक सिंगुलर नाउन से आप किसी पूरी जाति का या प्रजाति का बोध हो तो भी उसके पहले द लगता है। जैसे यहां लिखा है द लायन इज अ फरोशस एनिमल, कि शेर जो होता है वो एक खूंखार जानवर होता है, उग्र आक्रामक जानवर होता है। तो यहां पर द लगाने से, लायन के पहले द लगाने से पूरी जो शेरों की प्रजाति है उसके बारे में उसका बोध होता है, उसका पता चलता है। जो अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर बी, उसमें भी यही कहा जा रहा है द काउ इज अ जेंटल एनिमल, कि गाय जो है वो एक विनम्र प्राणी है।
तो द काउ के पहले द लगाने से पूरी गाय की जो प्रजाति होती है उसका बोध हो रहा है, उसका पता चल रहा है। तो इस तरीके से जब एक सिंगुलर नाउन के पहले आप द लगाएंगे तो होल क्लास का, पूरी क्लास का पता चलता है। नंबर सी भी वही है, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। कहा जा रहा है कि गुलाब का जो फूल होता है वो सारे फूलों में उसकी सुगंध सबसे ज्यादा होती है। यानी रोज के पहले द लगाने से गुलाब के फूलों की जो पूरी प्रजाति है उसका बोध हो रहा है। अच्छा, अब देखिए यहां पर क्या बात कही जा रही है, द टू नाउन्स मैन एंड वुमन, जैसे हम बोलते हैं ना कि पुरुष ऐसे होते हैं या महिलाएं ऐसी होती हैं, तो यही बात बताई जा रही है कि जब पूरी प्रजाति के बारे में बात करनी हो तो द टू नाउन्स मैन एंड वुमन कैन बी यूज्ड इन जनरल सेंस विदाउट आइदर आर्टिकल। देखिए, अगर आप सिर्फ पुरुष जाति या महिला जाति के बारे में बताना चाहते हो तो बिना आर्टिकल के भी आप इस बात को कह सकते हैं। कैसे? मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, कि जो पुरुषों के लिए कहा जा रहा है कि पुरुष ही वो प्रजाति है जो आग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां सिर्फ मैन लिखा गया है, द मैन या अ मैन नहीं लिखा गया है। लेकिन अभी आपको एक नई बात का भी पता चलेगा आगे। और नंबर 2 एग्जाम्पल है, वुमन इज मैन्स मेट, कि एक महिला जो होती है वो पुरुष की दोस्त होती है, मित्र होती है। तो यहां पर मैन और वुमन से ही पूरी महिला जाति या पुरुष जाति का पता चल रहा है। लेकिन अभी आप देखिए कि आगे क्या है। तो यहां लिखा है बट इन प्रेजेंट डे इंग्लिश। अब आज की डेट में जो इंग्लिश चल रही, जो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है, इन प्रेजेंट डे इंग्लिश अ मैन एंड अ वुमन और मेन एंड वुमेन आर मोर यूजुअल। यानी आपको पूरी पुरुष जाति या महिला जाति के बारे में बताना हो तो अ मैन या अ वुमन लिखना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ज्यादा चल रहा है। या अ मैन की जगह पर प्लूरल मैन, MEN मैन, एंड अ वुमन की जगह पर वीमेन प्लूरल में ज्यादा चलता है। जैसे एक एग्जांपल है, अ वुमन इज मोर पेशेंट देन अ मैन। इस एक सेंटेंस में दोनों के बारे में लिखा गया है कि एक महिला जो होती है वो एक पुरुष से ज्यादा पेशेंस रखने वाली, ज्यादा धैर्यवान होती है, ऐसा कहा गया। तो यहाँ अ वुमन लिखने से पूरी महिला जाति का पता चल रहा है। अ मैन लिखने से, यहाँ जो एंड में है अ मैन, इसको लिखने से पूरी पुरुष जाति का पता चल रहा है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल का इस्तेमाल करके एक पूरी प्रजाति के बारे में भी बता सकते हैं। नंबर 3 जो यूज है वो है बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स विज दीज काइंड ऑफ प्लेस नेम्स। अब देखिए, जनरली तो प्रॉपर नाउन्स के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं, खास करके जगहों के नाम, जिनके नाम के पहले द लगता है। जैसे ओशंस एंड सीज, जितने भी महासागर या समुद्र हैं उनके नाम के पहले द लगता है। जैसे द पैसिफिक या द ब्लैक सी। रिवर्स, जो नदियां हैं, कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके नाम के पहले द लगता है, जैसे द गैंजिस या द नाइल। कुछ कनाल्स हैं, जो नहरें होती हैं, तो कुछ ऐसी नहरें हैं जिनके नाम के पहले द लगता है, जैसे द सुएज कनाल। और उसके बाद कुछ डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान हैं, जिनके नाम के पहले द लगता है, जैसे द सहारा। तो ये भी द का एक यूज है। और ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, लेकिन फिर भी इनके नाम के पहले द लगता है, क्योंकि वैसे जनरली सामान्य तौर पर प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता। अच्छा, और भी थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। अगर कोई द्वीपों का समूह है तो उसके पहले भी द लगता है, जैसे द वेस्ट इंडीज। तो द वेस्ट इंडीज एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उसके पहले द लगता है। माउंटेन रेंजेस, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उनके नाम के पहले भी द लगता है, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स। इस तरीके से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वहां ये कहा जा रहा है कि अ वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज, बहुत कम कुछ देशों के नाम, which include words like republic या किंगडम। जैसे बहुत से ऐसे, कुछ बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके नाम में रिपब्लिक या किंगडम ये सब होता है, तो इनके नामों में भी द लगता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, द यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ द का इस्तेमाल हुआ, या द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ भी। तो इनमें रिपब्लिक, किंगडम, इस तरीके का अगर कोई नाम में वर्ड हो तो द लगा सकते हैं, जैसे द नेदरलैंड्स। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं देशों के जिनके नाम के पहले द लगता है। मैं आपको वैसे अलग से बताऊं तो ये आपको याद कर लेने चाहिए कि किन देशों के नाम के पहले द लगता है, क्योंकि कई बार ये एकदम क्लियरली पता नहीं चलता कि किसी के नाम में रिपब्लिक या किंगडम लिखा है कि नहीं लिखा। इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ एक थोड़े से नाम है, इनको याद कर लेना ही सही रहता है। अच्छा, नंबर 4 जो अगला रूल है वो है बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स। कुछ खास किताबों के नाम के पहले द लगता है। मैं आपको बताता हूं, जो होली बुक्स हैं, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनके नाम के पहले भी द लगता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, द वेदास, द पुराणास,
द रामायण, द बाइबल, द कुरान। तो जितनी भी होली बुक्स हैं इनके नाम के पहले भी हमको द का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद अगला रूल है बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। ऐसी चीजें जो अनोखी हैं, जो दुनिया में और उनके जैसा कोई नहीं है, उनके नाम के पहले भी द लगता है। जैसे द सन, द स्काई, द ओशन, द सी, द अर्थ। तो ये अपने आप में अनोखी चीजें हैं, इनके जैसा और कोई नहीं है, इसलिए इनके नाम के पहले भी द लगता है। अगला जो एग्जाम्पल है नंबर 6, उसमें ये कहा जा रहा है कि बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। देखिए, एक जनरली क्या रूल है कि प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता, लेकिन अगर उस प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव यानी विशेषण लगा हुआ हो तब भी आप उसके साथ द लगा सकते हैं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल्स हैं, कहा जा रहा है द ग्रेट सीजर। अब जूलियस सीजर एक महान राजा थे, तो द ग्रेट सीजर, सीजर नाम था उनका, उसके पहले ग्रेट एडजेक्टिव लगा हुआ है। जैसे द इमोर्टल शेक्सपियर, शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन इंसान का नाम है, लेकिन उसके पहले इमोर्टल लगा हुआ है, अमर, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसीलिए इन सब के पहले भी आप इस तरीके से द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7 है विद सुपरलेटिव्स। कोई भी एडजेक्टिव अगर सुपरलेटिव डिग्री में हो, जैसे यहां नीचे एग्जांपल्स है द बेस्ट, द फास्टेस्ट, द स्मॉलेस्ट। तो इस तरीके से अगर कोई भी एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में हो तो उसके साथ हमेशा टीएचई द का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। नंबर 8 है विद ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल जो संख्याएं होती हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इनके पहले भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे यहां पर एग्जांपल्स है द फर्स्ट मैन टू अराइव, कि वो आने वाला पहला व्यक्ति, पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। द 9th चैप्टर ऑफ द बुक, किसी बुक का 9वां चैप्टर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जितने ऑर्डिनल्स हैं इनके पहले भी द का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। देखिए नंबर 9 जो एग्जाम्पल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ द कब कब लगता है। तो बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो संगीत के जो जितने भी उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके पहले भी द लगता है। जैसे द फ्लूट, द पियानो, द चेलो, ये सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके पहले भी द लगना चाहिए। अगला जो रूल है वो है बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, कि अगर किसी एडजेक्टिव से किसी नाउन का बोध हो रहा हो, जैसे द पुअर, तो पुअर एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन उसके साथ द लगाने से दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं उनका बोध होता है। तो यहां पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है और सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन की तरह यूज होते हैं सेंटेंस में, उनके पहले भी द लगता है, और खास करके जब उनसे पूरी एक क्लास का, एक वर्ग का पता चलता हो। दूसरा एग्जाम्पल है द रिच, यानी अमीर लोगों की बात हो रही है कि अमीर लोग जो होते हैं, इस तरीके से जैसे हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं द रिच शुड हेल्प द पुअर, गरीब लोगों को अमीर लोगों की मदद करनी चाहिए। तो यहां पर ये दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये सेंटेंस में जब नाउन की तरह यूज होंगे और सब्जेक्ट बनेंगे तो इनके पहले भी आप द लगा सकते हैं, जिससे कि उस पूरे वर्ग का पता चल सके। अगला जो एग्जाम्पल है वो है बिफोर अ नाउन विद एम्फसिस टू गिव इट द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव। कई बार क्या होता है, किसी नाउन के ऊपर जोर देके बोला जाता है, जिससे कि उसमें सुपरलेटिव डिग्री का फोर्स आ जाए। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल है कि द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस, यानी द चीफ वर्ड इन अ सेंटेंस। ये कहा जा रहा है कि एक सेंटेंस में वर्ब ही मुख्य शब्द होता है, सबसे ज्यादा मुख्य शब्द होता है, ऐसा इस सेंटेंस में कहा जा रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं जो द वर्ड जो है वो एक नॉर्मल नाउन है, लेकिन उसके ऊपर जोर देके कहा जा रहा है कि वही सबसे मुख्य। तो इस तरीके से मुख्य शब्द है, तो मुख्य बताने के लिए, जोर देने के लिए उसके पहले अगर द लगा देंगे तो उस पर जोर पड़ जाएगा, एम्फसिस पड़ जाएगा, ये कहा गया। अब ये यूजेस थे डेफिनेट आर्टिकल। कब हम सीखते हैं यूज ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल, कि इनडेफिनेट आर्टिकल को कब कब यूज करना है। तो देखिए यहां पर एक एक करके सारे रूल्स है। द इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड, नंबर 1 है इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1। इसका मतलब हुआ कि जब हमको एक संख्या बतानी हो, कि कोई चीज संख्या में एक है, तो एक संख्या बताने के लिए भी हमको इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना चाहिए, ए या एन का। तो यहां पर जैसे पहला एग्जांपल है 12 इंचेस मेक अ फुट, कि 12 इंच मिलके 1 फुट बनाते। तो यहां ए का मतलब एक है, जो संख्या में एक होता है। नॉट अ वर्ड वॉज सेड, कोई बता रहा है कि एक भी शब्द नहीं बोला गया वहां मीटिंग में या जहां पर भी। तो अ वर्ड का यहां पर मीनिंग है एक शब्द। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, कि ये कहावत है कि अगर हाथ में एक चिड़िया हो तो वो झाड़ियों में 2 चिड़िया उससे बेहतर है। तो यहाँ अ बर्ड का मतलब है एक चिड़िया, जो संख्या में एक है। तो जो न्यूमेरिकल सेंस है ए का, 1 का, कि जिससे एक बनता है, तो उस संख्या में, उस सेंस में बोलने के लिए भी आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 2
जो सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल वहां कहा जा रहा है इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टन, यानी आप एक आदमी के बारे में या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से नहीं जानते और आप करेंगे यार इस नाम का एक आदमी पकड़ा गया इस तरीके से। जैसे यहां देखिए लिखा है एग्जाम्पल में, अ मयंक त्रिपाठी, यानी अ सर्टन पर्सन नेम्ड मयंक त्रिपाठी वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। यार एक ना मयंक त्रिपाठी नाम का आदमी जो है वो पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा। आप नहीं जानते, लेकिन आप नाम तो मतलब आप उसको आदमी को नहीं जानते कि वो कौन था, लेकिन उसका नाम जानते हो आप। तो इस तरीके से आपको मालूम भी नहीं और आप जानते भी हैं, इस तरीके से जब किसी के बारे में बोलना हो, अरे यार एक मयंक त्रिपाठी नाम का आदमी पकड़ा गया, तो आप यहां पर भी इनडेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल या एन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है इन द सेंस ऑफ एनी, कि कोई भी इस तरीके से कि कोई भी चीज कोई भी आदमी के बारे में बात करनी हो इस तरीके इस सेंस में बात करें तो भी आपको ए का इस्तेमाल करना चाहिए। टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास। देखिए कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब हम किसी पूरे वर्ग के बारे में बात करते हैं तो एक आदमी का नाम लेने से ही अगर उस पूरे वर्ग का पता चल जाता हो तो भी हमको इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? जैसे एग्जाम्पल है अ स्टूडेंट, या इसका मतलब है किसी भी स्टूडेंट को, एनी यहां लिखा है ना, इन द सेंस ऑफ एनी, कि किसी भी स्टूडेंट को शुड ओबे हिज टीचर, किसी भी स्टूडेंट को अपने टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बात कही गई। जो अगला एग्जाम्पल हुआ है अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी कोई भी गाय जो होती है वो एक यूजफुल यानी उपयोगी प्राणी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस तरीके से एनी के सेंस में जब बोलना हो तो भी आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल का। उसके बाद है नंबर 4, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। देखिए बहुत ही कमाल का यूज है, हमको बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक प्रॉपर नाउन को जब आप एक कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहां लिखा है अ भगत सिंह केम टू फ्री इंडिया, यानी अब भगत सिंह का यहां मीनिंग है अ ब्रेव मैन। तो अगर इस तरीके से, जैसे भगत सिंह जो है वो वीरता के पर्याय हैं, यानी भगत सिंह के नाम सुनते ही हमारे मन में बहादुर या वीरता का भाव आता है, तो यहाँ का वही सेंस, उसी सेंस में कहा जा रहा है कि एक ऐसा बहादुर आदमी था जो इंडिया को आजाद कराने के लिए आया, एक भगत सिंह आया यानी एक वीर आया जिसने इंडिया को आजाद कराया। तो जब इस तरीके से आपको इस सेंस में बात करनी हो तो भी आप इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेस। अब हम सीखते हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होते हैं, यानी आर्टिकल्स कहां कहां पर नहीं लगाने होते हैं। तो देखिए यहां लिखा है द आर्टिकल इज ओमिटेड। अब एक एक करके सारे रूल सीखेंगे। तो पहला रूल है बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेज एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कोई भी जो पदार्थ है, कोई चीज है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जितने होते हैं, इनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। दैट इज अनकाउंटेबल नाउन्स यूज इन अ जनरल सेंस। जब जनरल सेंस में इनके बारे में बात कर रहे हैं तब इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, कोई किसी से कह रहा है शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, कि भाई चीनी जो है आपके दांतों के लिए खराब है, मत खाओ ज्यादा चीनी, दांत खराब हो जाएंगे। तो यहाँ शुगर एक सब्सटेंस है और जनरल सेंस में बात हो रही है, इसलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ उसके सामने ही कि गोल्ड इज अ प्रेशस मेटल, सोना जो है वो एक कीमती धातु होता है। तो गोल्ड जो है वो एक सब्सटेंस है और जनरल वे में उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लग रहा है। नंबर सी है विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। कहा जा रहा है कि बुद्धिमानी जो है, बुद्धिमत्ता जो है, वो एक भगवान की तरफ से हमको गिफ्ट में मिलता है। तो विजडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जनरल सेंस में वे में इसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा। और लास्ट एग्जाम्पल है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जनरल वे में इसके बारे में बात हो रही है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, एक नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि अनकाउंटेबल नाउन्स टेक, अभी हमने सीखा कि अनकाउंटेबल नाउन्स हो, सब्सटेंस हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, द नहीं लगता, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द लग सकता है उनके पहले। कब? व्हेन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, जब आप एक खास सेंस में जो अभी हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जितने ये सब्सटेंस है, अगर आप एक विशेष रूप से इनके बारे में बता रहे हैं कि वो चीनी जो टेबल पे रखी है इस तरीके से, तो इनके पहले द लग सकता है। वही बात यहां बताइए ब्रैकेट में, स्पेशली व्हेन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज और क्लॉज। खास करके जब इनके पहले कोई एडजेक्टिव लगा हुआ हो या कोई एडजेक्टिवल फ्रेज लगा हो या क्लॉज लगा हुआ हो। देखिए एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे यहां लिखा है वुड यू पास मी द शुगर। अभी हमने देखा था एग्जाम्पल
शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, तब हम उसका जनरल वे में बात करते हैं। लेकिन अब यहाँ किस चीनी के बारे में बात हो रही है? जो द शुगर, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है द शुगर ऑन द टेबल, टेबल पर जो चीनी रखी है उसके बारे में कोई बात कर रहा है। तो ये एक खास चीनी के बारे में बात हो रही है, इसलिए ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन हो तो आप इनके पहले द लगा सकते हैं। जैसे यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है द विजडम। अब देखिए विजडम वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले द नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ एक खास विजडम के बारे में बात की जा रही है। किसके विजडम के बारे में? द विजडम ऑफ सॉक्रेटिस इज ग्रेट, कि सुकरात की जो बुद्धिमानी है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो बहुत ही महान है, बहुत ही बड़ी है। तो यहाँ एक खास बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी की बात, इसीलिए द विजडम के पहले द लगा। और नंबर सी जो एग्जाम्पल है उसमें कहा जा रहा है, कोई बता रहा है आई स्टिल रिमेंबर द काइंडनेस विद विच ही ट्रीटेड मी, कि मुझे आज भी वो दयालुता याद है जिस दयालुता से उसने मेरे साथ व्यवहार किया था। तो यहाँ पर एक खास दयालुता की बात की जा रही है जो किसी के साथ की गई थी, इसलिए यहाँ काइंडनेस जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके पहले भी द का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए और कहां पर आर्टिकल नहीं लगते हैं। नंबर 2, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है कब? इन अ जनरल सेंस, जब जनरल सेंस में आप किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो भी उसके पहले द नहीं लगता। जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, बच्चों को चॉकलेट पसंद है। अब देखिए चिल्ड्रन और चॉकलेट्स दोनों का ही जनरल सेंस में बात हो रही है, इसलिए किसी के पहले आर्टिकल नहीं लगा। नंबर बी जो एग्जाम्पल है कंप्यूटर्स आर यूज इन मेनी ऑफिसेज। अब यहाँ कंप्यूटर्स के बारे में जनरल वे में बात हो रही है कि कंप्यूटर जो है ये ऑफिसेज में यूज होते हैं, इसलिए इनके पहले द नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर फिर एक नोट लिखा है कि सच नाउन्स टेक द when used with a particular meaning, लेकिन जब इन्हीं चीजों के बारे में एक खास कंप्यूटर, एक कुछ खास बच्चों के बारे में बात करेंगे तो इनके पहले द लग सकता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल है यहाँ लिखा हुआ, जैसे यहाँ कोई पूछ रहा है वेयर आर द चिल्ड्रन, यानी कोई आदमी अपने घर आया तो अपनी पत्नी से पूछ रहा है वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, यानी कौन से बच्चे? आवर चिल्ड्रन। अब यहाँ कुछ खास बच्चों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए इनके पहले द लग गया। लेकिन जब यहाँ ऊपर एग्जाम्पल में जब इनके बारे में जनरल सेंस में बात हो रही थी कि बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती, तब उसके पहले नहीं लगा आर्टिकल। तो ये हमको समझना है। उसके बाद जो नंबर 3 एग्जाम्पल है कि आर्टिकल कब कब नहीं लगता, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स एक्सेप्ट दोज रिफर टू अर्लियर। देखिए जो ज्यादातर प्रॉपर नाउन्स है उनके पहले द नहीं लगता, लेकिन जो इसी लेसन में जो पहले आपको बताए गए थे, जैसे पर्वत श्रृंखलाओं के नाम, महासागरों के नाम, उनके पहले द लगता है। अदरवाइज ज्यादातर जो प्रॉपर नाउन्स उनके नाम के पहले द नहीं लगता। जैसे किस किस के नाम के पहले द नहीं लगता? नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के जो नाम होते हैं उनके पहले द नहीं लगता। जैसे राहुल, पंकज, अफसाना, हम ये नहीं बोलेंगे द राहुल, द पंकज, द अफसाना, ये नहीं बोल सकते। उसके बाद है नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज, महादेशों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, इनके पहले भी द नहीं लगता। जैसे यूरोप, इसको द यूरोप नहीं बोल सकते। इंडिया को द इंडिया नहीं बोलेंगे। मुंबई को द मुंबई नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ देशों के नाम के पहले द लगता है, ये हमने इसी लेसन में पहले सीखा था, पढ़ा था कि जब जिसमें रिपब्लिक हो, किंगडम हो, तो ऐसे कुछ में द लग सकता है। अदरवाइज जनरली प्रॉपर नाउन्स के पहले द नहीं लगता। उसके बाद है नंबर सी, नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स एंड आइलैंड्स, लेक्स, हिल्स। हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई पर्वत श्रृंखला है या महासागर, उसके नाम के पहले द लगता है। लेकिन अगर कोई अकेला पहाड़ है, पर्वत श्रृंखला में देखिए बहुत से पहाड़ होते हैं, लेकिन अगर कोई अकेला पहाड़ है या एक आइलैंड है, हमने ये भी सीखा था कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो तो उसके पहले भी द लगता है, जैसे द वेस्ट इंडीज। लेकिन अगर सिर्फ एक आइलैंड की, एक टापू की, द्वीप की बात होगी तो द नहीं लगेगा। कोई भी अगर एक झील है या एक पहाड़ है तो उसके नाम के पहले द नहीं लगेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट या बैकाल लेक, इसको द माउंट एवरेस्ट, द बैकाल लेक नहीं बोलना चाहिए। अगला जो रूल है वो है बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, जो जितने खाने होते हैं, जैसे लंच हो गया, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनके पहले भी कभी द नहीं लगता। जैसे लंच, डिनर, कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? जैसे कोई किसी से पूछ रहा है एट व्हाट टाइम डू यू हैव डिनर, आप कितने बजे डिनर करते हैं? यहां पर ये नहीं बोल सकते एट व्हाट टाइम डू यू हैव द डिनर। या अगर कोई किसी को सूचना दे रहा है लंच इज रेडी, लंच तैयार है, तो यहां पर ऐसे नहीं बोला जाएगा द लंच इज रेडी, वो बोलना गलत होगा, ये कहा जा रहा है। देखिए नंबर 5 क्या है, बिफोर लैंग्वेजेस, कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसके पहले द नहीं लगता। जैसे इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज। जैसे सेंटेंस में कैसे यूज होगा? कुछ लोग बता रहे हैं वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते वी आर स्टडिंग द इंग्लिश, तो वो गलत हो जाएगा।
उसके बाद है नंबर 6, बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन। लेकिन इनके नाम के पहले द नहीं लगता, लेकिन कब नहीं लगता? देखिए बहुत आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहां लिखा है व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। देखिए एक स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है कि वहां पर पढ़ाई होती है। चर्च का प्राइमरी पर्पस क्या है? वहां पर प्रार्थना होती है। हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस या मकसद क्या है? वहां इलाज होता है लोगों का। प्रिजन का प्राइमरी पर्पस क्या है? कि वहां लोग जेल में कैदी सजा काटते हैं। तो अगर इस सेंस में वहां जो काम होता है, इन बिल्डिंग्स में जो काम होता है, इस सेंस में जब इनके बारे में बात करेंगे तो इनके पहले द नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल समझते, जैसे यहां लिखा है पहला एग्जाम्पल, आई लर्न संस्कृत एट स्कूल। कोई बता रहा है मैंने स्कूल में संस्कृत सीखी। यहां पर हम स्कूल के पहले द नहीं लगा सकते। आई लर्न संस्कृत एट द स्कूल, क्योंकि यहां स्कूल के बारे में किस सेंस में बात की जा रही है? स्कूल में जो पढ़ाई का काम होता है उस बारे में बात की जा रही है। नंबर जो बी है एग्जाम्पल, वहां है वी गो टू चर्च ऑन संडे। हम लोग संडे को चर्च जाते, कुछ लोग बता रहे हैं। यहां पर द नहीं लगेगा, वी गो टू द चर्च ऑन संडेज। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पर चर्च के बारे में किस सेंस में बात की जा रही है? वहां जो काम होता है, प्रार्थना का काम होता है। संडे को लोग प्रार्थना प्रेयर करने के लिए जाते हैं, इसलिए द नहीं लगेगा। नंबर सी जो एग्जाम्पल है वह है, वो सेंटेंस है ही स्टेज इन बेड टिल 7 एवरी मॉर्निंग, कि वो 7 बजे तक बिस्तर पे ही पड़ा हुआ रहता है। तो यहां इन द बेड नहीं लगेगा, क्योंकि बेड का जो काम है कि उस पर सोया जाए, उस सेंस में बात हो रही है। और अगला एग्जाम्पल है शी इज स्टिल इन हॉस्पिटल। किसी के लिए कहा जा रहा है कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है, यानी कोई वहां पर एडमिट है, भर्ती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो हॉस्पिटल में इलाज का काम होता है, इलाज कराने के लिए कोई हॉस्पिटल में है, इसलिए हॉस्पिटल के पहले द नहीं लगा। शी स्टिल इन द हॉस्पिटल ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन अब देखिए क्या है यहां पर बात, द इज यूज विद दीज वर्ड्स, लेकिन इन्हीं नामों के साथ द लग सकता है। कब लग सकता है? अब देखिए बहुत ध्यान से समझना है। when we refer to them as a definite place, building or object rather than to the normal activity that goes on there। देखिए चर्च, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के बारे में जब आप उनके बारे में एक बिल्डिंग के रूप में बात करेंगे तब इनके पहले द लग सकता है। वहां पर जो काम होता है, जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने का काम होता है, चर्च में प्रार्थना का काम होता है, हॉस्पिटल में इलाज, उस सेंस से बात करेंगे तब द नहीं लगेगा। लेकिन जब इन्हीं के बारे में आप इनके बारे में एक बिल्डिंग की तरह बात करेंगे, बिल्डिंग के रूप में आप उनके बारे में बता रहे, ऐसा बात करें, ऐसे बोलेंगे, तब इनके पहले द लग सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझते, जैसे यहां लिखा है द स्कूल इज नियर माई होम। स्कूल जो है मेरे घर के पास है, यानी यहां स्कूल की बिल्डिंग की बात हो रही है। स्कूल में जो पढ़ने का काम होता है उसकी बात नहीं हो रही, इसलिए द लग गया। जैसे कोई बता रहा आई मेट हर एट द चर्च, मैं उससे चर्च में मिला। तो चर्च में जो चर्च की जो बिल्डिंग है उस बारे में बात हो रही कि वहां पर मुलाकात हुई, इसलिए यहां पर द लग रहा है। जैसे कोई बता रहा है ओ द बेड इज न्यू, बेड जो है वो नया है। यहां पर बेड पर जो सोने का काम होता है उसके बारे में बात नहीं की जा रही, बेड का जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर, वो नया है, इसलिए ऐसी बात की जा रही, इसलिए इसके पहले द लगा। और अगला एग्जाम्पल है आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल। मैं अपने अंकल से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया, तो यहाँ हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए इसके पहले द लगा। तो इस तरीके से हमको इसको समझना चाहिए। अब देखिए नंबर 7, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल एंड ऑल्सो कुक एंड नर्स, मीनिंग आवर कुक, आवर नर्स। जब हम बोलते हैं ना कि कुक कहाँ चला गया, तो हम अपने कुक के बारे में बोल रहे थे। नर्स कहाँ गई, तो जो हमारी नर्स उसके बारे में बात करते। तो इस तरीके से जो रिलेशनशिप्स है, फादर, मदर, आंट, अंकल, इनके नाम के पहले द नहीं लगता। जैसे कोई बता रहा है अपने घर में कि फादर हैज रिटर्न, पापा घर वापस आ गए, यहां पर द नहीं लगेगा, द फादर हैज रिटर्न ऐसे नहीं बोल सकते। उसके बाद है अंकल वांट्स टू सी यू, कोई किसी कह रहा है भाई अंकल चाचा तुमसे मिलना चाहते हैं, यहां द नहीं लगेगा क्योंकि रिलेशन के पहले द नहीं लगता। अब नंबर सी जो एग्जाम्पल है कुक हैज गिवन नोटिस, कोई अपने घर में बता रहा है कि भाई कुक ने नोटिस दे दिया है कि मैं छोड़ के जा रहा हूं काम, तो यहां द कुक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अब देखिए नंबर 8, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा है बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स। प्रेडिकेटिव नाउन्स वो होते हैं जो बाद में आते हैं, अभी आपको एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। तो बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, दैट इज अ पोजीशन दैट इज नॉर्मली हेल्ड एट वन टाइम बाय वन पर्सन ओनली। अगर कोई आदमी किसी की पोस्ट के बारे में बताना हो और उसके बाद उसका नाम आ रहा हो, तो इसके पहले भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे यहां लिखा है ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, कि उनको, उस आदमी को बोर्ड का चेयरमैन चुना गया।
तो यहाँ ही के बाद चेयरमैन आ रहा है, प्रेडिकेटिव नाउन है, सब्जेक्ट के बाद नाउन आ रहा है, उस जो सब्जेक्ट है ही, जो प्रोनाउन है उसके लिए नाउन का इस्तेमाल हुआ है चेयरमैन, इसलिए इसको प्रेडिकेटिव नाउन कहा जा रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आया। तो चेयरमैन जो है उसके पहले द नहीं लगा, क्योंकि ये किसी पोस्ट के बारे में बता रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना, डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, एक पोस्ट के बारे में, अ पोजीशन दैट इज नॉर्मली हेल्ड एट वन टाइम बाय वन पर्सन ओनली, कि एक पोस्ट जो एक बार में एक ही आदमी के द्वारा, जिस पोस्ट को पर कोई आदमी बैठा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है, मिस्टर शर्मा बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 1969, कि मिस्टर शर्मा जो है, ये जो सब्जेक्ट है मिस्टर शर्मा, उन्हीं के लिए प्रिंसिपल वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल जो वर्ड है ये एक नाउन है और बाद में आ रहा है, इसलिए इसको प्रेडिकेटिव नाउन कहा गया। तो और ये किसी पोस्ट के बारे में बता रहा है, तो इस तरीके से हम किसी के बारे में बताएंगे तो भी उस नाउन के पहले प्रेडिकेटिव नाउन जो बाद में आता है उसके पहले द नहीं लगता, ऐसा बताया गया। नंबर 9 में देखिए क्या, ये भी बहुत अच्छा रूल है कि इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, कुछ फ्रेजेस में जहां जो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के वाले फ्रेजेस हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो और उन फ्रेजेस में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी होगा, तो भी वहां पर द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे एक एक करके देखते हैं, जैसे टू कैच फायर, आग लग जाना, इसको टू कैच द फायर ऐसे नहीं बोल सकते। टू टेक ब्रेथ, सांस लेना, इसमें भी टू टेक द ब्रेथ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद है टू गिव बैटल, किसी को लड़ाई देना बहुत जबरदस्त, तो इसमें भी बैटल के पहले द नहीं लगेगा। ये सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जिनमें वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट भी है। टू सेंड वर्ड, किसी को कोई मैसेज भेजना, संवाद भेजना, इसमें भी वर्ड के पहले द का इस्तेमाल नहीं हुआ। टू ले सीज, घेरा डालना, किसी चीज को चारों तरफ से घेरना, तो सीज के पहले द नहीं लगा। टू सेट सेल, जब आदमी यात्रा करने के लिए अपनी नाव तैयार करता है, तो यात्रा शुरू करता है, तो यहां पर भी द का इस्तेमाल नहीं हुआ। टू लूज हार्ट, यानी जब आदमी मायूस हो जाए, हिम्मत हार जाए, तो यहां पर भी द का इस्तेमाल नहीं हुआ। टू लीव होम, घर छोड़ना, घर छोड़ के कहीं जाना, या टू टेक ऑफेंस का मतलब है बुरा मान जाना। तो इस तरह के फ्रेजेस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट भी है, द का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन ये कुछ खास तरह के फ्रेजेस होते हैं, ये बाय प्रैक्टिस सीखने होते हैं। नंबर 10 देखिए क्या रूल है, इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज एक ऐसा फ्रेज है जिसमें प्रेपोजिशन होता है और उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो कुछ खास प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में भी द का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे एट होम, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसमें एट एक प्रेपोजिशन है और होम उसका ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर भी द का इस्तेमाल नहीं होगा। हम ये नहीं बोल सकते एट द होम। या इन हैंड, इसमें भी द का इस्तेमाल होगा, इन द हैंड नहीं बोल सकते। इन डेट में भी इन द डेट का इस्तेमाल नहीं होगा। बाय डे, बाय नाइट, एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक का मतलब होता है जब दिन की शुरुआत हो रही हो। एट सनराइज, एट नून, ऑन डिमांड, बाय लैंड, एट डिनर, और उसके बाद है अबव ग्राउंड। ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं जिनमें प्रेपोजिशन है और उनका ऑब्जेक्ट है, इनमें भी द का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये हमको बाय प्रैक्टिस याद कर लेने चाहिए, जिससे कि हम इनको सही तरीके से यूज कर सकें। तो ये दोस्तों आर्टिकल के बारे में पूरी जानकारी थी। आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा, और मैं आपको अभी तक लगभग 1200 से ज्यादा वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पर बना करके दे चुका हूं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके, जिससे कि मैं जब भी कोई इस तरह का वीडियो डालूं तो आपको तुरंत ही पता चल जाए और आप उसको देख करके चीजों को सीख सकें। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।